आज की इस गहन चर्चा में आ, हम एक बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली विषय पर बात करने वाले हैं। जो सामग्री आज हमारे सामने है वो है हिंदी साहित्य की एक बेहद कालजयी रचना, धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता। बिल्कुल। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक मशहूर कहानी को दोहराना नहीं है, ये, बल्कि हम इसके स्रोत सामग्री के भीतर जो प्रेम, समाज, विद्रोह और इंसानी रिश्तों के जो अलग अलग पहलू हैं ना, उनका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। और जो लोग इस रचना को पहले से जानते हैं उन्हें चंदर और सुधा के किरदारों के बारे में पता ही होगा, लेकिन आज हम सतह के नीचे जो दृष्टिकोण आपस में टकरा रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब शुरुआत में ही ना, लेखक के जो नोट्स हैं वो इलाहाबाद का एक ऐसा जादुई खाका खींचते हैं जो पूरी कहानी का आधार तय कर देता है। एकदम। लेखक का वो वाक्य है ना कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मतलब इस शहर की जो बनावट है उसमें एक अजीब सी बिखरी हुई अनियमितता है। बसंत की वो सुबह ले लीजिए, या एल्फ्रेड पार्क का वो माहौल जहां हवा एक नटखट लड़की की तरह इठला रही है। और ये सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि ये उन उथल-पुथल भरी भावनाओं का प्रतीक है जो आगे चलकर इन किरदारों की जिंदगी में आने वाली हैं। चंदर, जो कि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही होनहार और तार्किक शोध करता है, और सुधा, जो डॉक्टर शुक्ला की अल्हड़ बेटी है। इन दोनों का जो परिचय है वो इसी जादुई लेकिन अनिश्चित माहौल में होता है। बिल्कुल। और अगर हम इस सामग्री के सबसे दिलचस्प पहलू पर गौर करें तो वो ये है कि एक ही कहानी के भीतर बहुत ही कम पन्नों के अंतराल में प्रेम के कई विरोधाभासी रूप एक साथ चलते हैं। यही तो इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी है। एक तरफ चंदर और सुधा की वो मासूमियत है जो समाज के बनाए नियमों से बिल्कुल बेखबर है, और दूसरी तरफ पम्मी और बर्टी जैसे किरदारों का बहुत ही कड़वा यथार्थ है। सही बात है। एक तरफ डॉक्टर शुक्ला जैसे पात्र हैं जो स्थापित सामाजिक नियमों को दर्शाते हैं, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत विद्रोह की चिंगारियां भी हैं। तो ये सामग्री ना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम का कोई एक निश्चित रूप हो भी सकता है, या फिर वो समय और सामाजिक ढांचे के दबाव में अपना रूप बदलता रहता है। यह सिर्फ उस दौर के सवाल नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक ताने बाने पर भी उतने ही सटीक बांटते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये इंसानी मनोविज्ञान के स्थायी सत्य हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और यही विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करता है कि चंदर और सुधा का रिश्ता इतना जटिल क्यों है। डॉक्टर शुक्ला के घर में उनके बीच का जो डायनामिक है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल। चंदर उस घर में डॉक्टर शुक्ला के एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह है, एक पिता समान गुरु का बेटा। और सुधा सुधा की स्थिति घर में एक निरंकुश शासक जैसी है ना। हाँ, एकदम। बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत विद्रोही दिखाया गया है। सब्जी में घी कम होने पर महाराजन का चौका जूठा कर देना, या फिर रात के अंधेरे में फूल तोड़कर ना लाने पर माली को दांत काट लेना। मतलब घर भर में तूफान मचाने वाली ये विद्रोही सुधा केवल चंदर की आंख के एक मामूली से इशारे पर एकदम शांत हो जाती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये केवल आज्ञा पालन नहीं लगता, ये एक तरह का मौन मनोवैज्ञानिक समर्पण है। यहाँ संरक्षक और विद्रोही का एक ऐसा संगम है जो किसी भी सामान्य रिश्ते की परिभाषा से बाहर है। और अगर इस समर्पण को और गहराई से देखें तो यहाँ भूमिकाओं का उलटना, यानी जो रोल रिवर्सल है, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल। सुधा, जिसे पूरा घर और खुद चंदर एक नासमझ और चुलबुली बच्ची मानता है, वही सुधा चंदर के स्वास्थ्य को लेकर एक जिम्मेदार माँ की तरह बर्ताव करती है। हाँ, कि चंदर का खाना कितने बजे होगा, वो रात को दूध पिएगा या नहीं, ये सब सुधा के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक प्रसंग तो ऐसा भी है जहां चंदर थोड़ा बीमार या कमजोर नजर आता है, तो सुधा उसे लड़कियों का टॉनिक पिलाने की जिद पर अड़ जाती है। वो बहुत ही मजेदार हिस्सा है। मतलब ये अधिकार दिखाता है कि उनके रिश्ते में उम्र या सामाजिक पद का कोई अर्थ रह ही नहीं गया है। हाँ, उन्होंने एक दूसरे पर जो एक मौन अधिकार स्थापित कर लिया है, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी अधिकार को दिखाने वाला वो चाय का किस्सा तो बहुत ही बेहतरीन है। अरे हाँ, वो चाय वाला प्रसंग तो इस डायनामिक को परफेक्टली समझाता है। सुधा को अक्सर चंदर का हुक्म चलाना ना चिढ़ाता है। तो जब चंदर उसे चाय मांगता है तो एक छोटे से विद्रोह के रूप में सुधा उसे चिढ़ाने के लिए प्याले में सिर्फ दूध भरती है और नाम मात्र के लिए 2 चम्मच चाय का पानी डाल देती है। और खुद आराम से 2 चम्मच दूध वाली कड़क चाय पीने लगती है। बिल्कुल, ये एक तरह का पावर प्ले है। और चंदर भी पीछे नहीं आता।
वो बिना कुछ कहे अपना दूध वाला प्याला छोड़कर सुधा की बिना दूध वाली काली चाय उठा लेता है। और तर्क क्या देता है कि दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। हाँ, तो ये छोटी सी नोकझोंक सिर्फ हास्य नहीं है। ये दिखाता है कि गहरे लगाव में इंसान किस तरह छोटे छोटे विद्रोहों के जरिए दूसरे की सीमाएं मापता है। सही कहा। और ये नोकझोंक दरअसल उस तनाव को कम करने का तरीका भी है जो उन दोनों के बीच अनकही भावनाओं की वजह से पैदा हो रहा है। लेकिन इस रचना की एक और खासियत है। ये सिर्फ इस रोमानी दुनिया तक सीमित नहीं रहती। ये सामग्री उस समय के समाज और उनकी मानसिकता पर भी बहुत तीखा व्यंग्य करती है। अल्फ्रेड पार्क का वो प्रसंग जहां चंदर की मुलाकात रविंद्र बिसरिया से होती है। हाँ, कवि बिसरिया। वो किरदार सचमुच कहानी में एक अलग ही रंग भर देता है। मतलब वो एक ऐसा कवि है जो कविता को किसी गहरी भावना का प्रकटीकरण मानता ही नहीं है। उसके लिए ये एक वस्तु है, एक कमोडिटी है। ठाकुर साहब जब उससे पूछते हैं कि वो किस तरह की कविताएं लिखता है, तो उसका जवाब होता है, जब जैसा अवसर हो। बिल्कुल। चाहे पुलिस वारंट का कवि सम्मेलन हो, शराबबंदी का सरकारी कार्यक्रम हो या किसी की शादी, वो हर जगह अपनी कस्टमाइज्ड कविताओं के साथ मौजूद रहता है। और सबसे हास्यास्पद क्षण तो तब आता है जब वो बताता है कि एक संपादक ने उसकी तस्वीर मांगी छापने के लिए, और तस्वीर नहीं थी तो उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड ही दे दिया। ये तो उस दौर के खोखले बौद्धिक वर्ग पर एक बहुत गहरी चोट है ना? और बिसरिया का ये चरित्र सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये चंदर की तार्किक और वैज्ञानिक सोच को उभारने के लिए कॉन्ट्रास्ट का काम करता है। हाँ, क्योंकि चंदर कला और कविता को लेकर किसी भी रोमानी भ्रम में नहीं है। वो बिसरिया के आदर्शवाद को ये कहकर खारिज कर देता है कि कविता एक तरह का सन्निपात या दिमागी बुखार है और प्रेम महज एक मानसिक बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ पैदा होती है। चंदर का ये जो अति तार्किक रवैया है, ये दरअसल उसका अपना एक सुरक्षा कवच है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। वो हर उस चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है जिसे मापा नहीं जा सकता। शायद वो अवचेतन में उन भावनाओं से डरता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन चंदर की ये कठोर तर्कशीलता और बिसिरिया का व्यावसायिक आदर्शवाद दोनों ही तब धराशायी हो जाते हैं जब चंदर रोजलन बंगले की दहलीज पार करता है। ये दृश्य इस रचना का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एकदम। ये यथार्थ की एक बेहद स्याद तस्वीर पेश करता है। बाहर से वो बंगला पूरी तरह वीरान है, खस्ता हाल है, टूटे फाटक वाला है, एक मृतप्राय अतीत का प्रतीक। लेकिन जैसे ही चंदर पीछे के हिस्से में पहुंचता है, वहां एक खूबसूरत गुलाब का बगीचा दिखाई देता है, हर रंग के खिले हुए गुलाब। और वहां का सन्नाटा इतना गहरा है जैसे पूरा बगीचा किसी खामोशी के फरिश्ते की हिफाजत में हो। इसी खामोशी के बीच एक पागल अंग्रेज बर्टी चंदर को गुलाब का चोर समझकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। बर्टी का ये हिंसक चरित्र न अपने भीतर एक बहुत गहरी त्रासदी समेटे हुए है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि जिस सुंदरता को दुनिया इतने आदर्शवादी नजरिए से देखती है, उसकी जड़ों में कितनी गहरी पीड़ा हो सकती है। बर्टी की पत्नी का प्रेम किसी और साजन के प्रति था, लेकिन जब बर्टी बीमार पड़ा तो उसी पत्नी ने कर्तव्य भाव से उसकी सेवा की और अंततः खुद जान दे दी। और बर्टी इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी का दिल किसी और का था। वो एक भ्रम की दुनिया रच लेता है जहां वो मानता है कि ये गुलाब उसी मृत पत्नी की याद और उसके प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम का एक ऐसा रूप है जो एक तरफा है, दर्द से भरा है और जिसने एक इंसान को विक्षिप्त कर दिया है। और इस त्रासदी के चरम पर पम्मी यानी मिस डी क्रूज का प्रवेश होता है, जो कहानी के हर रोमानी भ्रम को चकनाचूर कर देता है। पम्मी, जो कि बर्टी की बहन है, लेकिन उसका चरित्र पूरी तरह से आधुनिक और यथार्थवादी है। वो सिगरेट पीती है, टाइपिस्ट है और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी शादी से तलाक ले लिया है। क्योंकि वो विवाह जैसी संस्था के भीतर पनपने वाले धोखे और झूठ से सख्त नफरत करती है। और जब पम्मी चंदर के सामने ये खुलासा करती है कि बर्टी के उन प्यार की निशानी वाले कीमती गुलाबों को कोई और नहीं बल्कि वो खुद तोड़कर फेंक देती है। तोड़ने तक सीमित नहीं है, ये उस विचार को तोड़ने का प्रतीक है जो पीड़ा और धोखे को प्रेम का नाम देकर उसका महिमा मंडन करता है। पम्मी का ये विद्रोह मानवीय संबंधों की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। उसका मानना है कि अगर एक खूबसूरत फूल के अस्तित्व के पीछे इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना गहरा धोखा है, तो उस खूबसूरती पर लानत है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करके पनपती है। चंदर, जो अब तक प्रेम को या तो एक बीमारी समझता था या एक पवित्र आदर्श, उसके लिए पम्मी का ये नजरिया एक वैचारिक भूकंप के समान है। ये इस बात का संकेत है कि जीवन और प्रेम हमेशा अल्फ्रेड पार्क की खिली हुई सुबह की तरह मासूम नहीं होते।
वे अक्सर रोजलैंड बंगले के उन गुलाबों की तरह होते हैं जिनकी जड़ों को फरेब और दर्द के खून से सींचा गया होता है। बिल्कुल। और इस भारी सच्चाई से निकलकर सामग्री एक बार फिर युवावस्था की उस दुनिया में लौटती है जहां सुधा और उसकी दोस्त गेशु का जीवन है। गेशु का चरित्र इस पूरी कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन का काम करता है। वो एक मशहूर कवयित्री की बेटी है, लेकिन उसकी सोच ना तो पम्मी जितनी कड़वी है और ना ही सुधा जितनी बेखबर। गेशु यथार्थ के धरातल पर मजबूती से खड़ी है। वो जानती है कि उसकी शादी उसके उसी चचेरे भाई से तय है जिसके साथ वो बचपन में मौलवी साहब से पढ़ती थी। हाँ, और कान पकड़कर उठक बैठक करती थी। इस पूर्व निर्धारित भविष्य को स्वीकार करने के बावजूद गेशु का उर्दू शायरी में डूबना एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति है। वो यथार्थ और कल्पना के बीच एक पुल बनाती है। वो समझती है कि शायरी मन को सुकून देने के लिए है, लेकिन वो जीवन जीने का व्यवहारिक आधार नहीं बन सकती। वो अपनी भावनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों को अलग अलग खानों में रखना जानती है। इसीलिए कॉलेज की होम साइंस क्लास का वो प्रसंग इतना जीवंत लगता है। वो आलू वाला किस्सा। हाँ, जब मिस उमालकर गंभीरता से बता रही होती हैं कि बीमारों के लिए आलू नुकसानदेह है, तो गेशु अचानक पूछती है, गुरुजी गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी। ये उस किताबी और नीरस ज्ञान पर एक व्यंग है जो असल जिंदगी से कटा हुआ है, और इसके लिए उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यही हास्य का क्षण बहुत तेजी से एक गहरे दार्शनिक विमर्श में बदल जाता है, जब दोनों सहेलियां कॉलेज के मैदान में घास पर लेटकर आसमान के बादलों को देखती हैं। सुधा बादलों की आकृतियों में खोई हुई है, जो उसकी अपनी अस्थिर भावनाओं का प्रतीक है। तब गेशु एक परिपक्व दोस्त की तरह सुधा को चेतावनी देती है। वो कहती है कि आसमान के बादलों के सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल नाजुक तो है, मगर बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसे भ्रम में जीने वालों को असल जिंदगी में बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। गेशु की ये चेतावनी ये दिखाती है कि वो सुधा के मन की उथल-पुथल को सुधा से भी बेहतर समझ रही है। बिल्कुल, गेशु सुधा को अपना मन जांचने की सलाह देती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी इस नाजुक ख्याली के पर्दे के पीछे अनजाने में किसी एक विशेष व्यक्ति की सूरत तो नहीं छुप गई है। वशु देख पा रही है कि सुधा का चंदर के प्रति जो समर्पण है, वो अब केवल एक बच्ची का सम्मान नहीं रह गया है, वो एक गहरे अव्यक्त प्रेम में तब्दील हो रहा है। और वो सुधा को उस असीम पीड़ा से बचाना चाहती है जो ऐसे रिश्तों के समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने पर मिलती है। सुधा अभी भी उस काल्पनिक दुनिया में है जहां वो मानती है कि उसे कभी शादी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, उसे लगता है कि वो ताउम्र चंदर और अपने पिता के साथ एक ही घर में पढ़ती लिखती रहेगी। लेकिन बाहरी समाज और उसकी संस्थाएं इस तरह की मासूम कल्पनाओं को कुचलने के लिए ही बनी हैं। और समाज के इसी कुचलने वाले ढांचे का प्रतिनिधित्व डॉक्टर शुक्ला का चरित्र करता है। डॉक्टर शुक्ला का व्यक्तित्व तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में वे एक आधुनिक विचारक हैं जो सरकार को सलाह देते हैं कि साधु सन्यासियों को उत्पादक कामों में लगाया जाए। लेकिन जैसे ही वे अपने घर की दहलीज पार करते हैं, उनका सारा आधुनिकतावाद बाहर रह जाता है। घर के अंदर वे रेशमी धोती पहनकर चौके में बैठकर कच्चा खाना खाते हैं। और उनकी ये दोहरी मानसिकता तब सबसे ज्यादा मुखर होती है जब चंदर और उनके बीच जाति व्यवस्था और विवाह को लेकर बहस होती है। ये बहस इस रचना का वैचारिक केंद्र है। डॉक्टर शुक्ला विवाह को दो व्यक्तियों की भावनाओं का मिलन बिल्कुल नहीं मानते। उनके लिए ये समाज की स्थिरता बनाए रखने का एक उपकरण है। उनका तर्क है कि जाति व्यवस्था जरूरी है और प्रेम विवाह इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें सांस्कृतिक समानता नहीं होती। और इसके ठीक विपरीत चंद्र का ज्वलंत आदर्शवाद खड़ा है। चंद्र पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि जहां सच्चा प्रेम होगा वहां कोई भी रिश्ता असफल नहीं हो सकता। ये टकराव सिर्फ उन दोनों का नहीं है, ये परंपरा और आधुनिकता, समाज और व्यक्ति के बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि चंद्र दुनिया बदलने की बातें तो करता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि डॉक्टर शुक्ला जैसे विचार समाज की जड़ों में कितनी गहराई तक हैं। और इसी नासमझी का सीधा असर सुधा के जीवन पर पड़ता है, जहां से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है। चंद्र जब सुधा को बताता है कि उसने अपने चाचा द्वारा लाए गए शादी के एक अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उसका तर्क होता है कि उसने शादियों में लोगों की जिंदगियों को उलझते ही देखा है। चंद्र का ये इनकार सुधा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। और सुधा का वो सीधा सा सवाल, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, ये इस पूरी कहानी की धुरी है। और जब चंद्र बहुत ही निरपेक्ष भाव से ना में जवाब देता है, तो सुधा के मन में गेशु की वो बात गूंज उठती है कि शायरियों पर जो उदास हो जाता है वो जरूर मोहब्बत करता है। चंद्र का ये कहना कि उसने कभी प्यार नहीं किया
सुधा को तात्कालिक राहत तो देता है कि चंदर किसी और का नहीं है, लेकिन साथ ही एक गहरा शून्य भी छोड़ जाता है। सुधा को पहली बार एहसास होता है कि शायद चंदर उन भावनाओं को समझ ही नहीं सकता जो सुधा के भीतर आकार ले रही हैं। चंदर का आदर्शवाद एक तरह का अंधापन बन चुका है। और इस अंधेपन की कीमत सुधा को अपने भयंकर अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। कहानी के उस दृश्य में जब चंदर और डॉक्टर शुक्ला लखनऊ चले जाते हैं, सुधा घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। मंगलवार की शाम हो चुकी है, कोई खबर नहीं है। उस सन्नाटे में सुधा के भीतर का वो बांध टूट जाता है जिसे उसने रोक रखा था। वो फूट फूट के रोने लगती है। सतह पर ऐसा लगता है कि उसे चंदर पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन गहराई में ये गुस्सा उस अनकहे बेनाम प्रेम की तड़प का है जिसे कोई सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती। सुधा का यह रोना ना किसी बच्ची का अपनी जिद पूरी ना होने पर रोना नहीं है। ये उस दहलीज को पार करने की पीड़ा है जहां मासूमियत हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। सुधा अब उस दर्द को महसूस कर रही है जिससे घेशु से बचाना चाहती थी। उसे समझ आ जाता है कि चंदर पर उसका जो भी अधिकार था वो केवल बचपन की एक भ्रांति थी। वास्तविक दुनिया में इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो अगर इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर देखा जाए तो इस स्रोत सामग्री में मानवीय संबंधों के कितने जटिल रंग उभर कर आते हैं। पम्मी का विद्रोही रूप, डॉक्टर शुक्ला की सामाजिक बंदिशें, गेशु का प्रैक्टिकल संतुलन, और इन सब के बीच सुधा और चंदर का वो पवित्र रिश्ता जो समाज के किसी सांचे में फिट ही नहीं हो सकता। इन सभी विश्लेषणों के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचलित करने वाला विचार उभरता है। पूरी कहानी में चंदर अपने आदर्शवाद का झंडा बुलंद रखता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या चंदर का वो तथाकथित आदर्शवाद और प्रेम को नकारने की प्रवृत्ति वास्तव में उसकी महानता है, या फिर ये डॉक्टर शुक्ला के प्रति उसकी वफादारी के आवरण में छिपा हुआ एक गहरा डर और कायरता है? क्या चंदर समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का साहस कभी जुटा ही नहीं पाया? शायद सबसे बड़ा गुनाह समाज ने नहीं किया, बल्कि स्वयं चंदर ने अपनी और सुधा की सच्ची भावनाओं से भागकर किया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। पवित्रता और आदर्श के नाम पर अपनी ही भावनाओं की हत्या कर देना, क्या यही वो वास्तविक गुनाह है जिसका देवता चंदर बन बैठा है? जो लोग सुन रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए और कठोर दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। इस गहन चर्चा के बाद मानवीय भावनाओं की इस भूल भुलैया को समझने की हमारी ये यात्रा विचारों के कई नए दरवाजे खोलती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।